फिर एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन मोटा मोटी आता है, 4 ऑप्शन रहता है आपके लिए। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है, सबको पता है। तो बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट काहे नहीं है, ये समझने के लिए मेरा ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और काहे कि आपका ऑप्शन तो बदलता रहेगा, ये आपका कोई ऐसी बात नहीं है कि यही क्वेश्चन एक दूसरा कोई आपका एग्जाम में आ जाएगा, तो उसमें ऑप्शन बदलते रहेगा। इसीलिए उस ऑप्शन पर हमको ज्यादातर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो ऑप्शन करेक्ट काहे नहीं है। और आप देखिएगा ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जहां एमसीक्यू का से विचार किया जाता है, तो उसमें कहीं कहीं आपका कंफ्यूजन होती है कि 2 आंसर लेकिन करेक्ट है, 2 किताब 2 आंसर को करेक्ट बता रहा है। तो 4 ऑप्शन में 2 तो आप करेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो उसमें देखने होगा व्हिच इज द मोर नियरेस्ट, सबसे नजदीक का सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन है, उसी को आपको टिक आंसर करना है। तो पहला सेकंड वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन कम था, तो इस वीडियो में मेकअप कर देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता रहा है इन जेफ्स रिएक्शन द रिएजेंट इज यूज्ड, यानी जेफ्स रिएक्शन यानी जेफ्स काइनेटिक मेथड हम लोग जानते हैं, हम लोग सीरम क्रिएटिनिन यूरिन क्रिएटिनिन करने के लिए करते हैं। तो इन जेफ्स रिएक्शन में क्या हो रही है कि कौन सा रिएजेंट यूज किया जा रहा है। ये ऑप्शन दे रहा है एल्कालाइन कॉपर, मेनली एल्कालाइन कॉपर सल्फेट को समझाया जा रहा है। बी ऑप्शन इज द एल्कालाइन पिक्रेट, सी ऑप्शन इज द सोडियम एसीटेट एंड डी ऑप्शन सोडियम एसीटेट, सी ऑप्शन एसिड पिक्रेट। ओके, तो नाउ देखिए दोस्तों कि एल्कालाइन कॉपर जो है, एल्कालाइन कॉपर सल्फेट हम लोग खास करके यूज करते हैं फॉलिनोज मेथड में, जिसको हम लोग बेनेडिक्ट रिएजेंट बोलते हैं। फिर एक नया वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए कि हम जो 4 ऑप्शन है एमसीक्यू में, हम आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि एक ऑप्शन तो करेक्ट है, तो उसको बता देने से नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट काहे नहीं है जो कि अदर क्वेश्चन से आपको रिलेट करेगा, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि आपका जो कभी कभी एमसीक्यू में लगेगा कि 2 आंसर करेक्ट है, 2 दोस्तों में झगड़ा हो सकती है कि ये किताब में ये आंसर बता रहा है करेक्ट, दूसरा किताब में दूसरा आंसर बता रहा है। तो इसमें आपको विचार करना है कि व्हिच इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, तो इसी पर एमसीक्यू पूरा आधारित होता है। तो देखिए इसका आगे वीडियो में बहुत क्वेश्चन नंबर कम था, तो उसको मेकअप कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, इन जेफ्स रिएक्शन द रिएजेंट इज यूज्ड, यानी जेफ्स काइनेटिक जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जेफ्स काइनेटिक मेथड खास करके क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए, यूरिन में हो चाहे प्लाज्मा सीरम में हो, तो उसको एस्टिमेट करने जैसे हम जा रहे हैं। तो जाने हम लोग मेनली जेफ्स रिएक्शन से करते हैं, तो उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, एल्कालाइन कॉपर यूज होता है। इसमें एल्कालाइन कॉपर सल्फेट का चर्चा किया जा रहा है, एल्कालाइन पिक्रेट यूज करते हैं, एसिड पिक्रेट यूज करते हैं, और सोडियम एसीटेट यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, तो देखिए एल्कालाइन कॉपर सल्फेट, मेनली एल्कालाइन कॉपर सल्फेट हम लोग यूज करते थे फॉलिन्यू मेथड में, जो पहले ब्लड शुगर किया जाता था, उस समय प्लाज्मा ग्लूकोज नहीं होती थी, ब्लड शुगर का एस्टिमेशन फॉलिन्यू मेथड में था। और बेनेडिक्ट रिएजेंट जो कि यूरिन शुगर के लिए आप लोग करते हैं, तो इसमें एल्कालाइन कॉपर सल्फेट का यूज होता है। तो ये ऑप्शन तब तक जेफ्स रिएक्शन के लिए नहीं है। एसिड पिक्रेट का जो यूज है, तो पिक्रिक एसिड अपने आप में एसिड है, और यहाँ पिक्रेट जो है, पिक्रेट है एसिड रेडिकल है। तो एसिड पिक्रेट अगर बोलते हैं तो कोई सॉल्ट का बता रहे हैं, तो एसिड रेडिकल बल्कि पिक्रेट है, तो एसिड पिक्रेट मतलब कोई मतलब नहीं है। डी नंबर ऑप्शन है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का मतलब है, सोडियम एसीटेट एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिशर है, यानी इलेक्ट्रोलाइट मेकअप करने के लिए हम लोग इसको ये आईवी देते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन करते हैं। खास करके कोई मरीज का जब सीरम में सोडियम यानी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो उस समय हम लोग उसके लिए ये सोडियम एसीटेट का यूज करते हैं। और इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब है जबकि
खास करके डायबिटिक पेशेंट में जब कीटो एसिडोसिस हो जाता है तो वो क्या होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए हो जाता है। तो इसके लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या है, यूरिन को एल्कलाइजेशन करने के लिए, उसको एल्कलाइन बनाने के लिए हम लोग सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जायज है कि द राइट आंसर इज एल्कलाइन पिक्रेट, यानी सोडियम एसिटेट का अलग काम, एल्कलाइन कॉपर हम अलग जगह यूज करते हैं, एसिड पिक्रेट भी हम, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, ऑल आर ट्रू अबाउट क्रिएटिनिन एक्सेप्ट, यानी जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा फॉल्स है, ये सीधी सादी सवाल है। क्रिएटिनिन एस्टिमेशन में ये कौन सा ऑप्शन आपको फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन बता रहा है इट इज बेटर पैरामीटर देन यूरिया फॉर रेनल फंक्शन असेसमेंट, यानी रेनल फंक्शन एसेस करने जा रहे हैं तो यूरिया से ये बेटर पैरामीटर है क्रिएटिनिन। बी ऑप्शन बता रहा है एस्टिमेटेड बाय एंजाइमेटिक मेथड, डी ऑप्शन बता रहा है एस्टिमेटेड बाय जेप्स मेथड, और सी ऑप्शन बता रहा है इट इज हायर इन चिल्ड्रन। तो देखिए, मेरा जो एस्टिमेशन मेथड है क्रिएटिनिन का, एक तो है जेप्स मेथड है, दूसरा है एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड बहुत कॉस्टली अफेयर है, इसलिए वो हम लोग खास करके जब इक्टेरस सैंपल होता है, यानी सैंपल में बिलिरुबिन का मात्रा ज्यादा है, और लाइपेमिक यानी अगर लिपिड का मात्रा ज्यादा है सीरम सैंपल में, तो खास करके हम लोग एंजाइमेटिक मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए, ये जो दो ऑप्शन था बी और डी, तो बी और डी ये तो सच निकल गया कि एस्टिमेटेड बाय एंजाइमेटिक मेथड, एस्टिमेटेड बाय जेप्स मेथड, ये पहले से ही पता चल गया, ये दो ऑप्शन राइट। अब जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में क्या बता रहा है कि देखिए कि इट इज बेटर पैरामीटर देन यूरिया फॉर रेनल फंक्शन असेसमेंट। रेनल फंक्शन असेसमेंट में, जैसे आप डायबिटीज में आप जानते हैं, जब एक आदमी, एक मरीज जब डायबिटीज, उसको जब निर्णय होता है, जब वो डायबिटीज पहली बार सिग्निफिकेंट माना जाता है, उस समय उसको पैंक्रियास का बीटा सेल करीब करीब 50% बर्बाद हो चुका होता है, 50% से ज्यादा सेल। तो इसमें देखिए, जब 50% किडनी और रेनल फंक्शन लॉस बिफोर ए राइज इन सीरम क्रिएटिनिन, यानी सीरम क्रिएटिनिन कोई पेशेंट का जब हाई हम देखते हैं, तब तक ले उसका 50% किडनी, उसका गुर्दा, उसका फंक्शन लॉस्ट कर चुका है, खो चुका है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फंक्शनिंग नेफ्रॉन, यानी क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब है कि नेफ्रॉन उसका फंक्शन लॉस कर रहा है, वो खो रहा, अपना फंक्शन खो रहा। एंडोजेनस फिल्ट्रेशन मार्कर, यानी एंडोजेनस मतलब शरीर का अंदर का है, और इसको जो शरीर का अंदर का, तो मेरा फिल्टर मशीन एक ही है किडनी, तो ये एंडोजेनस फिल्ट्रेशन का एक मार्कर है, अवश्य है। और लेट मार्कर ऑफ एक्यूट किडनी इंजुरी, और सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू जब तक ले राइज करता है तब तक ले वो एक्यूट किडनी इंजुरी घट चुका है। तो हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर क्रिएटिनिन, यानी सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू ये आपको समझाता है कि ये रेनल फंक्शन असेसमेंट का बेस्ट पैरामीटर है। ये एस्टिमेट करते हैं एंजाइमेटिक मेथड से और एस्टिमेट करते हैं जेप्स मेथड से। अब बचा है सी नंबर ऑप्शन, इट इज हायर इन चिल्ड्रन। अब इट इज हायर इन चिल्ड्रन का मतलब है, तो हमको नॉर्मल वैल्यू देखने होगा। तो मेल का नॉर्मल वैल्यू है 0.6 to 1.02 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 53 से 106 माइक्रोमोल पर लीटर, ऐसा यूनिट है। फीमेल का है 0.5 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 44 to 97 माइक्रोमोल पर लीटर। और चिल्ड्रन एक बहुत लंबा एज का बात हो रहा है, क्या कि चिल्ड्रन में सीबी भी आता है, सीबी मतलब है कॉर्ड ब्लड, एनबी आता है, एनबी मतलब है न्यूबॉर्न, फिर इन्फेंट आता है, फिर उसका चाइल्डहुड आता है, यानी एक लंबा एज को। तो चिल्ड्रन का मोटा मोटी जो पूरा रेंज ले लीजिएगा, तो सबसे लोएस्ट रेंज है 0.5 लेस देन 0.5 लेस देन इक्वल्स टू 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू लेस देन इक्वल्स टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 44 to 106 माइक्रोमोल पर लीटर। तो देखिए, तो ये जो बच्चों में जो है क्रिएटिनिन का वैल्यू इट इज हायर इन चिल्ड्रन, तो ये स्टेटमेंट करीब करीब पूरा रॉन्ग है।
ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, काहे कि बच्चों में बल्कि थोड़ा बहुत कम ही रहता है। तो सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू हायर इन चिल्ड्रन, ये बात गलत है, ये फॉल्स। सो नंबर 18 में बता रहा है जीएफआर कैन बी असिस्ड बाय। तो जीएफआर का मतलब जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जीएफआर को हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं? एक नंबर ऑप्शन बता रहे एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो ऑफ यूरिन, जिसको हम लोग एसीआर बोलते हैं, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। दूसरा ऑप्शन बता रहे सीरम यूरिया प्लस सीरम क्रिएटिनिन, ये दो करने से ही पता चल जाएगा। 3 नंबर बता रहा है आइसोटोप स्कैनिंग, और 4 नंबर बता रहा है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो देखिए ये ऑप्शन, तो जीएफआर को हम लोग ये पता पूछ रहा है कि कैसे एसेस करते हैं। तो जीएफआर एस्टिमेशन का जो मेरा मेथड है उसमें है एंडोजेनस सीसीआर। एंडोजेनस सीसीआर मतलब यह सीसीटी था, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यह है क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट, यानी सेम चीज है। तो एंडोजेनस सीसीआर पहला मेथड है। दूसरा मेथड है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रेनल डिजीज, जिसको बोलते हैं एमडीआरडी मेथड। इसके बाद है क्रॉनिक किडनी डिजीज एपिडेमियोलॉजी कोलैबोरेशन, जिसको बोलते हैं सीकेडीपीआई। इसके बाद है सिस्टानिन, जिसको जीएफआर बोलता है। उसके बाद है कॉकक्रॉफ्ट एंड गॉट, जिसको हम लोग जीएफआर बोलते हैं, एस्टिमेटेड जीएफआर। और सीएनजी कॉकक्रॉफ्ट एंड गॉट न्यूली कैलिब्रेटेड, यानी यहाँ पर जो कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब जब हम जीएफआर करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज कंसीडर करते हैं? उसका एज कंसीडर करते हैं, सेक्स लेते हैं, हाइट लेते हैं, वजन लेता है, एथनिसिटी। एथनिसिटी मतलब है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि कॉमन रेशियल एंड उसका जो कल्चरल फूडिंग हैबिट्स है वो करीब करीब मिलता जुलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एथनिसिटी। इसके लिए एथनिसिटी के लिए जो आपका जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू एथनिसिटी में वैल्यू चेंज हो जाती है। और सीरम क्रिएटिनिन को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, इसी में से हम ईजीएफआर निकाल लेते हैं। तो ईजीएफआर में देखिए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये है, तो यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन से नहीं हो रहा। आइसोटोप स्कैनिंग हम दूसरा काम के लिए करते हैं, इसके लिए तो खैर नहीं करते। एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, उसमें तो माइक्रो एल्बुमिन मेनली फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं। और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर का है कि जीएफआर इज इक्विवेलेंट विथ सीसीटी, दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। इसका जो यूनिट है मिलीलीटर पर मिनट। अब सीसीटी निकालने का उपाय मेरा पास जो क्या है, यूवी पर यू इंटू वी बाई पी। U stands for यूरिन क्रिएटिनिन, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में हो सकती है और माइक्रोमोल पर लीटर में। और प्लाज्मा क्रिएटिनिन जो कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर और माइक्रोमोल पर लीटर, दोनों का ही यूनिट सेम होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी 24 आवर्स में टोटल एक्सक्रीटेड यूरिन वॉल्यूम क्या है उसको लेते हैं और उसको 1440 से उसको डिवाइड करते हैं, जो कि 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, तब वो मिनट में वो आ जाती है। तो देखिए ये वैल्यू, ये जो यूनिट है ये यूनिट और ये यूनिट, ये वाला यूनिट ये अपने आप को काट देगा, तो बचेगा मिलीलीटर पर मिनट। तो इसीलिए इसका यूनिट जो आएगा मिलीलीटर पर मिनट पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, माइक्रोएल्बुमिन लेवल्स इन यूरिन शुड बी विद इन 3 to 30 mg per dl, 3 to 30 माइक्रोग्राम पर dl, 30 to 300 मिलीग्राम पर डे, और पर डे था ये, और 100 to 300 मिलीग्राम पर डे, यानी सभी जगह पर डे है, यहाँ पर सभी जगह मिलीग्राम है, सिर्फ एक जगह माइक्रोग्राम है। तो माइक्रोएल्बुमिन का नॉर्मल वैल्यू है 30 to 300 मिलीग्राम पर डे, यानी इन अदर वर्ड्स 20 to 200 माइक्रोग्राम पर मिनट। अब ये जो माइक्रोएल्बुमिन है, माइक्रोएल्बुमिन अगर यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट होता है उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोएल्बुमिन यूरिया। और ये खास करके सिग्निफिकेंट है कार्डियोवास्कुलर रिस्क में, हाइपरटेंसिव में, एमआई रिस्क में, मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी हार्ट अटैक हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज रोगी का जो नेफ्रॉन रिलेटेड डिजीज, किडनी रिलेटेड डिजीज है, उसके लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लड ग्लूकोज, मतलब कौन सा फॉल्स है ब्लड ग्लूकोज का बारे में। यहाँ जो 4 स्टेटमेंट है ABCD, उसमें कौन सा फॉल्स है, सीधी सादी बात है। एक नंबर ऑप्शन आपको दिया गया, इट कैन बी असेस्ड एज रैंडम। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ब्लड ग्लूकोज जो प्लाज्मा ग्लूकोज जिसको बोलते हैं उसको एस्टिमेट करते हैं रैंडम, फास्टिंग, PP, ऐसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। मोटा मोटी ज्यादातर यही 3 तरीका चलता है। तो रैंडम शुगर तो हम लोग करते हैं। फिर देखिए फॉर फास्टिंग ग्लूकोज अ फास्ट ऑफ 8 आवर्स इज सफिशिएंट। तो हम पेशेंट को अक्सर बोलते हैं कि 8 to 10 आवर्स आप फास्टिंग रहिएगा, यानी सुबह 8 बजे खून दीजिएगा तो बेस्ट है कि कल रात 10 बजे तक खाना खा लीजिएगा। तो ये फास्टिंग के लिए सेकेंड स्टेटमेंट बी ऑप्शन भी सही बताया। सी ऑप्शन बता रहा है PP ग्लूकोज कैन बी इक्वल टू फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इन नॉर्मल पीपल। और डी ऑप्शन बता रहा है लैक कार्ब इज द सेलिएंट फीचर ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट। तो चलिए दोनों सी और डी ऑप्शन का एक साथ हम विचार करते हैं। तो देखिए यह हम किसी तरह से एक बनाए हैं, OGTT का कार्ड बनाए हैं। बहुत मेरा तो हम बनाने में उस्ताद है, आपको पता चल रहा है। OGTT मतलब है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब OGTT में आप देखिए जो ग्रीन कलर से हरे रंग से है वो देखिए नॉर्मल कार्ब है। नॉर्मल में देखिए करीब ये 85 में फास्टिंग दिखा रहा था, जबकि 120 मिनट्स यानी 2 घंटा PP के बाद ये देखिए करीब फास्टिंग का नीचे और नहीं तो करीब फास्टिंग का आसपास आ गया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा एकदम बराबर, तो ये आ गया। इसीलिए आप लोग ख्याल रखिएगा। और एक सवाल है कि फास्टिंग का बाद जो खाना खाने के बाद मरीज को PP काहे 2 घंटा में होता है। 2 घंटा में होता है कि उससे पता चल जाता है कि आदमी नॉर्मल है कि नहीं। तो नॉर्मल में क्या देखते हैं, फास्टिंग वैल्यू का करीब नजदीक आ जाता है PP वैल्यू, ये अहम चीज है। तो यानी सी जो स्टेटमेंट है सी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू अबाउट ब्लड ग्लूकोज। अब डी ऑप्शन में बता रहा है कि व्हाट इज लैक कार्ब। लैक कार्ब अगर कोई पेशेंट का हम फास्टिंग और PP करते हैं तो देखिए फास्टिंग इसका भी करीब एक ही जगह से शुरू हुआ था और PP भी करीब एक ही जगह में एज नॉर्मल पीपल आ गया। यानी अगर पेशेंट का हम सिर्फ फास्टिंग और PP करते तो हमको लैक कार्ब पता नहीं चलता, हमको पता चलता द पेशेंट इज नॉर्मल। लेकिन पता चला कब, जब हम ओरल GTT किए तो क्या पता चला कि इसका अचानक 60 से 90 मिनट में अचानक इसका कार्ब जो करीब 190 वैल्यू तक रीच कर गया था। यानी अचानक इसका एब्जॉर्प्शन यानी मेटाबॉलिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए करीब बहुत बड़ा छलांग लगाया था, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल राइज और एक्सेजरेटेड राइज। तो ये एक्सेजरेटेड राइज इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट, इससे नहीं कहलाता है कि पेशेंट इज डायबिटिक। सो डायबिटिक पेशेंट का जो ये जो डी ऑप्शन था कि लैक कर्व इज द सेलिएंट फीचर ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट, ये गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज द डी है आपके लिए राइट ऑप्शन। क्या कि आपको आपसे तो फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। 21 नंबर सवाल में आपसे पूछ रहा कि टोटल कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज अराउंड ख्याल रखिएगा, ये 9 to 11 mg/dl, 3.5 से 5.5, 8 से 8.5 और 9 से 19 mg/dl। तो देखिए नॉर्मल लेवल, ये तो नॉर्मल लेवल हर एक जगह के लिए अलग अलग कीट में भी डिफर करता है। तो नॉर्मल लेवल जिसको माना जाता है 8.6 to 10.3 mg/dl। तो इसका अराउंड, इसका सबसे नजदीक का वैल्यू कौन है कि सबसे नजदीक का वैल्यू 9 to 11 mg/dl। तो राइट आंसर मुझे प्राप्त हो गई। तो चलिए देख लेते हैं अराउंड 9 to 11 mg/dl। इसको अगर मिलीमोल में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाता है 3.5 to 4.3 मिलीमोल पर लीटर। और इसमें जब कैल्शियम का बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा तो नजर कीजिएगा कि इनऑर्गेनिक कैल्शियम या कैल्शियम आयन का बारे में पूछा गया। कहा कि कैल्शियम आयन जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस में करते हैं वह उसका वैल्यू है 1.1 to 1.3 मिलीमोल पर लीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। यहां पर पूछ रहा है कि हाइपर कैलेमिया इज ए कंडीशन व्हेन सीरम कैल्शियम मोर देन 12, सीरम कैल्शियम मोर देन 10,
सीरम पोटेशियम आयन मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सीरम पोटेशियम लेवल मोर देन 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो देखिए हाइपर कैलेमिया का मतलब है, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना को हाइपर बोलते हैं, एमिया या एमिया उस कंडीशन को बोलते हैं कि जब कोई ब्लड का कंस्टिट्यूएंट जब कोई राइज कर जाता है, यानी एबनॉर्मल राइज कर जाता है और डिक्रीज कर जाती है, तो उसको हम लोग एमिया बोलते हैं, एनीमिया, बिलिरुबिनेमिया, लिपिडेमिया, लाइक दैट। तो कैल जो वर्ड आया वो आया कैलियम से, तो लैटिन में कैलियम का मतलब है पोटाशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं, ये कैलियम का के आता है। सिमिलरली सोडियम का जो है, सोडियम का जो लैटिन में वर्ड है नेट्रियम, इसको हम लोग Na बोलते हैं। तो ये अगर सोडियम बढ़ जाता है तो यहां पर जाया जाए कि कैल्शियम पोटेशियम आयन, यहां पर पोटेशियम का वृद्धि हुआ है ब्लड में। ये अगर सोडियम का वृद्धि होता है तो ये बोलता है हाइपरनेट्रीमिया, और हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैलेमिया, लाइक दैट। तो इसमें तब जायज है कि ये कैल्शियम वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, पोटेशियम वाला ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है मुझे देखना है। कि आप देखिए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो यूनिट यूज हुआ यहाँ पर, कोई कोई जगह इसको मिली मोल पर लीटर भी बोला जाता है। सो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्वल्स टू मिली मोल पर लीटर। नाउ द अगर 5.5 से ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन तो मुझे मिल गई कि बी ऑप्शन इज द राइट। अब ये खास करके एकेडी यानी एक्यूट किडनी डिजीज और सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में पाया जाता है। जिस समय पेशेंट का जो तकलीफें होती है वो है मसल वीकनेस यानी कमजोरी, मसल पर कमजोरी, नामनेस यानी सुझाव में कमजोर, सुझाव में ठीक से सुझाव नहीं हो रहा, सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन। टिंजलिंग, टिंजलिंग मतलब है अनयूजुअल सेंसेशन, मतलब कैसा अजीब सा सेंस हो रहा। नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना को हम लोग बोलते हैं नोजिया। फिर पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्या है, जैसे होती है ना एग्जाम का समय जो सीना जो धुकपुक धुकपुक करने लगता है, इसको बोलते हैं पैल्पिटेशंस। अच्छा, फिर तो मुझे आंसर मिल गई। फिर देखिए अगर 7 से 7.0 से ज्यादा हो जाती है तो इस समय पेशेंट हेमोडायनामिक और न्यूरोलॉजिक कंडीशन उसको जो उसका जो फीचर्स है वो डेवलप करता है। हेमोडायनामिक मतलब है कि ब्लड का खून का रफ्तार, यानी खून का रफ्तार में कमी या बढ़ जाने को या घट जाने को बोलते हैं हेमोडायनामिक कंडीशंस। तो इसमें खास करके ब्लड का जो फ्लो है वो फ्लो का रफ्तार घट जाती है। जबकि 8.5 हो जाने से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पैरालाइज्ड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सारे एमसीक्यू लेके, तब तक शुक्रिया।